हेलो फ्रेंड्स, नो इकोनॉमिक्स डॉट इन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में और एक सिंपल उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों के बीच में बुनियादी अंतर क्या है। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है उस पर एक वीडियो बहुत पहले ही बना दिया था। अगर आप डिटेल में या कहें कि एकेडमिक अंदाज में समझना चाहते हैं कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को फॉलो करके ऐसा कर सकते हैं। मेरे पिछले वीडियो का लिंक आपको वहां मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने वीडियो करीब 3 साल पहले बनाया था, तो हो सकता है कि वीडियो आपको थोड़ा अनप्रोफेशनल लगे, वीडियो की क्वालिटी के साथ आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। लेकिन मेरे हिसाब से वीडियो के कंटेंट में आपको किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बतला देना चाहता हूं कि इस टॉपिक के ऊपर आपको हिंदी में लिखित आर्टिकल नो इकोनॉमिक्स डॉट इन वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए, इस वीडियो में हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच सबसे बुनियादी अंतर को जानने की कोशिश करते हैं, जो आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि आपको दोबारा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच अंतर ढूंढने के लिए किताब पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के दो मेन ब्रांचेस हैं। दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच केवल एक अंतर होता है और वो अंतर है विश्लेषण का। यानी हम कह सकते हैं कि किसी आर्थिक घटना के एनालिसिस का नजरिया मात्र ही माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच अंतर पैदा करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कोई अलग नियम और सिद्धांत बनाए जाते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कोई अलग नियम और सिद्धांत बनाए जाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी मांग का नियम वही है, लॉ ऑफ डिमांड वही है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए है। अंतर सिर्फ इस नियम के विश्लेषण का है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल करने पर यही नियम कोई अलग नतीजा दे सकते हैं और हो सकता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल करने पर यह नियम बिल्कुल अलग या उलट ही नतीजा दें। दोनों नतीजों में समानता भी हो सकती है और बहुत बड़ा अंतर भी हो सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि एक ही नियम और सिद्धांत इस्तेमाल करने पर भी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के विश्लेषण में अंतर क्यों पैदा हो जाता है। तो दोस्तों, ये अंतर इसलिए आता है क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर छोटे पैमाने पर या कहें कि स्मॉल स्केल में इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल की या लोगों के छोटे समूह की या एक फैक्ट्री की या कुछ फैक्ट्रीज के समूह की या किसी एक इंडस्ट्री के इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अध्ययन करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम बड़े पैमाने पर या कहें कि लार्ज स्केल में आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, जैसे पूरी आबादी का, देश के सभी उद्योगों का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों का। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के विश्लेषण में अंतर का यही एक बुनियादी कारण है। चलिए इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं कि सेम पॉलिसी, सेम इकोनॉमिक लॉ या प्रिंसिपल माइक्रो लेवल में किसी और नतीजे पर पहुंचते हैं, जबकि मैक्रो लेवल पर किसी और नतीजे पर पहुंचते हैं। कल्पना कीजिए कि पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो गई है। दोस्तों, मांग का नियम या लॉ ऑफ डिमांड हमें यह कहता है कि कीमत बढ़ेगी तो मांग में कमी आएगी और कीमत घटेगी तो मांग में वृद्धि होगी। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हो सकता है कि एक व्यक्ति पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से पेट्रोल का कंजम्पशन पहले के मुकाबले कम कर दे और वह केवल जरूरत के समय या दूर तक जाने के लिए ही अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करे। थोड़ी दूरी के लिए हो सकता है कि वो साइकिल का इस्तेमाल करे या फिर पैदल जाए। लेकिन क्या ऐसा ही हम पूरे देश के लिए भी कह सकते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर पूरा देश साइकिल में चलेगा या पैदल चलने लगेगा? दोस्तों, पेट्रोल की कीमत बढ़ने का उसकी समग्र मांग पर क्या असर पड़ता है, उसे समझने के लिए हमें तब देश में पेट्रोल की खपत का डेटा देखना पड़ेगा। हो सकता है कि पेट्रोल की कीमत में वृद्धि का उसकी कुल खपत पर कोई खास असर नहीं पड़ा हो। अगर ऐसा होता है तो सवाल किया जा सकता है कि फिर मांग का नियम मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए क्या गलत है? तो दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। माइक्रो और मैक्रो एनालिसिस में अंतर सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि माइक्रो एनालिसिस में केवल एक व्यक्ति के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया गया है, छोटे पैमाने पर आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया गया है। अब वो एक व्यक्ति हो सकता है कि वो गरीब हो
या हो सकता है कि वो अमीर हो। ये अर्थशास्त्री के चुनाव पर निर्भर करता है। अगर आदमी अमीर होता तो उसे पेट्रोल की कीमत में वृद्धि से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब सेम सिचुएशन का मैक्रो एनालिसिस कुछ अलग होता, कुछ और होता। वहीं दूसरी तरफ जब हम मैक्रो लेवल पर या कहें कि बड़े पैमाने पर लोगों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों का आर्थिक व्यवहार शामिल होता है। उसमें अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। ऐसे में हो सकता है कि मैक्रो एनालिसिस में आया नतीजा माइक्रो एनालिसिस में यानी कि छोटे पैमाने पर अध्ययन करने पर आए नतीजे से बिल्कुल अलग हो, या फिर हो सकता है कि नतीजा मिलता जुलता हो। ठीक इसी तरह दूसरे नियम और सिद्धांतों के साथ भी होता है। माइक्रो एनालिसिस कुछ और हो सकता है और मैक्रो एनालिसिस कुछ और हो सकता है। कई बार सरकारी पॉलिसीज के साथ भी ऐसा ही होता है। माइक्रो एनालिसिस पर लगता है कि नोटबंदी अच्छा कदम है, लेकिन जब इसे मैक्रो लेवल पर आजमाया जाता है तो ये सदी की सबसे बड़ी आर्थिक नासमझी बन जाती है। दोस्तों, एनालिसिस का यही अंतर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस पैदा करता है, अंतर पैदा करता है। दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच क्या बुनियादी अंतर है उसे अच्छे से समझ लिया है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।